हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, जो कि क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया था। इस बुक में पहला पॉइंट दिया गया था कि 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा था, तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा था। अब ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना क्यों कहा जाने लगा था? प्रश्न बनेगा, क्योंकि इसका लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा था और बाकी सारे उद्योग भी इसके क्या हो रहे थे? बढ़ रहे थे। इसलिए दुनिया को कारखाना किसे कहा गया? ब्रिटेन का। ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा गया था 1850 के दशक से ना। 1860-70 वाला जो समय था, 1860-1858 के बाद दुनिया का कारखाना इसे कहा जाने लगा था। अगला पॉइंट दिया गया था कि बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। तो जो ये 1757 का युद्ध जो हुआ था, 1757 में, मतलब कि ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके पहले केवल भारत का ही वर्चस्व था कपड़ों के उत्पादन में, कपड़ों के उद्योग में केवल भारत का ही वर्चस्व था, एकमात्र इसी का क्या था? आधिपत्य था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। अब भारतीय जो कपड़ा था वो वर्चस्व स्थापित क्यों किया था? क्योंकि इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती थी। दूसरी, इसकी कारीगरी में बारीक कारीगरी होती थी ना, इसकी कारीगरी भी बारीक होती थी। तो ये दो पॉइंट, ये रीज़न था भारतीय कपड़ा जो था क्यों फेमस था। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि भारतीय कपड़ा जो है वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा ब्रिटेन के कपड़ों से। उसके कई कारण हैं। पहला कारण कि वो सस्ते बनेंगे, क्योंकि वो कारखाने में बनेंगे मशीनों से, तो लागत कम लगेगी, तो वो सस्ते हो जाएंगे। ये बहुत महंगे पड़ जाते थे। इसलिए बाद में गांधी जी ने खादी के ऊपर लौटने की बात की थी ना। यूरोप के व्यापारी ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़े को मसलिन यानी मलमल कहने लगे। तो इसका नाम मसलिन क्यों पड़ा? किसका? कि यूरोप के जो व्यापारी थे, वो जो सूती कपड़ा था उसको सबसे पहले यूरोप के व्यापारियों ने कहाँ देखा था? जो भारत का सूती कपड़ा है उसे यूरोप वासियों ने सबसे पहले इराक में एक जगह थी मोसुल, वहाँ देखा था। और इसी के नाम पे इसका नाम मसलिन रख दिया गया था। मसलिन जिसका अर्थ होता है मलमल। मलमल यानी कि बारीक, एक बहुत अच्छा सॉफ्टी टच होता है जिसका, वैसी चीज़ों को कहा जाता है ना। तो इसका इसलिए नाम पड़ा। जल्द ही यह शब्द खूब प्रसिद्ध हुआ। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए, वास्को डी गामा 1498 में आ गया था ना, केरल के काली तट में पहुंचा था और 3 बार आया था भारत में। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। वही बात बता रहे हैं। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी ले गए। अब कालीकट तट पे आए थे, इसलिए इसका नाम कैलिको पड़ गया। ठीक है, अभी आप कैलिको अधिनियम भी एक चीज़ जानेंगे। कैलिको अधिनियम क्या होता है इसके बारे में भी आप जानेंगे। ठीक है। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको कहा जाने लगा। बाद में क्या हुआ कि हर तरह के सूती कपड़े को क्या कहा जाने लगा? कैलिको कहा जाने लगा। तो ये 2 पॉइंट जो नाम है उसको ध्यान रखिएगा। यूरोप के वासी सबसे पहले जो भारतीय सूती कपड़ा था उसको अरब देश इराक के मोसुल शहर में देखे थे, इसलिए इसका नाम मसलिन उन्होंने दिया था, जिसका अर्थ होता है मलमल। और बारीक बुनाई वाले सभी कपड़े को उन्होंने मसलिन ही कहा था। लेकिन पुर्तगाली जब सबसे पहले भारत में आए 1498 में, उन्होंने केरल के कालीकट में आए और वहाँ के सूती कपड़े को इन्होंने कैलिको नाम दे दिया और ये नाम खूब प्रचलित हुआ आगे चल के। 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास एक दस्तावेज भेजा था। वही के मुताबिक उस साल कपड़े के इतने थानों का ऑर्डर मिला था। कितने थानों का? कि 5,89,000। देख लीजिए, थान क्या होता है अभी आप वो भी जानेंगे। एक लेंथ होती है, थान क्या होता है?
कि 1730 के दशक में एक बही थी। बही मतलब क्या होता है कि एक दस्तावेज। बही मतलब क्या होता है? एक दस्तावेज। दस्तावेज में कितने थानों का ऑर्डर दिया गया है? 5,89,000 थानों का ऑर्डर दिया गया है। यदि आप इस बही के पन्नों को पलटते हैं तो आपको पता चलेगा कि उस समय सूती और रेशमी कपड़े की कुल 98 किस्म का जिक्र उसमें किया गया था। अब सोचिए 98 प्रकार के कपड़ों का 98 प्रकार के कपड़ों का जिक्र हुआ है उसमें। 98 प्रकार के, सूती नहीं, सूती के भी उसमें कई प्रकार थे ना, उसमें रेशम के भी कई प्रकार थे। 98 किस्म थे उसमें। यूरोपीय व्यापारियों ने पीस गुड्स कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? पीस गुड्स कहा जाता था। पीस गुड्स की लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, 20 गज लंबा होता था पीस गुड्स और 1 गज चौड़ा होता था। ठीक है, इसकी पीस गुड्स की लंबाई कितना होती है? 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता था। अब जामदानी के बारे में दिया गया है कि ये एक बारीक मलमल होता था जिस पर करघे से सजावटी चिन्ह जड़े जाते थे और इस पर करघा चलाया जाता था। और इसी कारण भारत के जो कपड़े थे बहुत ज़्यादा फेमस थे, क्योंकि इसमें बारीक कारीगरी की जाती थी और कपड़ा तो मलमल होता ही था, मुलायम होता था। रंग इनका प्रायः सलेटी और सफ़ेद होता था। रंग या तो सलेटी होता था या फिर सफ़ेद होता था। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। अब सोच लीजिए, सोने के धागों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ जामदानी के प्रमुख केंद्र है। तो जो जामदानी कपड़ा है, आज तो आप जान लीजिए जामदानी कपड़ा के बारे में आज भी आप सुनते होंगे लखनऊ में ना, जामदानी कपड़ा आप लखनऊ में सुनते होंगे। और उस समय बंगाल में ढाका भी इसके लिए फेमस था। बंगाल में ढाका भी, जो आज कहाँ है, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है ना, आज बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ और उत्तर प्रदेश जो उस समय संयुक्त प्रांत कहलाता था, उसमें लखनऊ जामदानी कपड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हो जाते हैं। बंडाना शब्द आपने सुना होगा ना, हेड वुड में बांधा। कई तरीके से उसको यूट्यूब पे देखिए, कई तरीके से यूज हो जाता है। मुंह पे बांधने के लिए, सर में बांधने के लिए, हाथ में पहन लेते हैं उसको। तो बंडाना क्या है? बंडाना बांधना शब्द से ही निकला है। बंडाना देखिए, बंडाना क्या है कि बांधना शब्द से ही निकला है। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। मतलब कि गोल कलर के होते हैं, ऐसे होते हैं ये। अगर उनको फिगर बनाया जाए कि वे ऐसे, ये यहाँ से खुले होंगे, यहाँ से और यहाँ से, मतलब दोनों तरफ से खुले होते हैं। कैसे? ये एक सेकेंड, दोनों तरफ से खुले होते हैं। उसको चाहे कई तरीके से उसको पहना जाता है। तो ये छापेदार चटक रंग के गोलबंद होते हैं और यह बांधना शब्द से ही निकला है। ठीक है। स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी जिससे बहुत बड़ी क्रांति आई थी कपड़ा उद्योग में। यह एक ऐसी मशीन है जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। इसके पहले क्या था कि जो एक कामगार होता था वो केवल एक ही कपड़े पे ध्यान देता था, केवल एक समय में एक ही कपड़ा बना पाता था। लेकिन स्पिनिंग जेनी से क्या हुआ कि एक ऐसी मशीन ये थी जिसमें एक साथ कई तकलियों पे आप काम कर सकते थे। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी और सारी तकलियों पे एक ही तरीके का डिज़ाइन अगर आपको बनाना है तो वो अपने आप ही बनने लगती थी। आप एक तकली पे ध्यान देंगे, वो अपने आप सारी तकलियाँ अपने आप उसको ही कॉपी कर लेंगी ना। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार ऐसे हुआ था और ये बहुत खास कपड़ा उद्योग में क्रांति की बात हो गई थी। आगे पॉइंट है, 18वीं सदी की शुरुआत आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। ठीक है। और इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया था जिसे कैलिको अधिनियम कहा गया। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार इसको पूछा गया है। कैलिको अधिनियम क्या है? तो कैलिको अधिनियम क्या है कि 1720 के आसपास के समय में जब भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, केवल भारतीय कपड़ों का ही वर्चस्व पूरे देश में और पूरी मतलब कि हर जगह था, तो उस समय जो इंग्लैंड के ऊन निर्माता थे, जो रेशम निर्माता थे, जो इंग्लैंड के जो कपड़ा निर्माता थे, उन्होंने कपड़ों के आयात पर विरोध किया कि केवल हमारे ही कपड़े बिकने चाहिए। और इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटेन को क्या करना पड़ा, जो ब्रिटेन की सरकार थी, इंग्लैंड में जो छापेदार सूती कपड़े थे उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाना पड़ा और इसके लिए एक कानून पारित किया। इसे ही कैलिको अधिनियम कहा गया। ठीक है, इसे ही कैलिको अधिनियम कहा गया। अब स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, इसको पॉइंट नोट कर लीजिए। ये बीपीएससी में तो बहुत बार प्रश्न बना है, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी का अगर आप पेपर दिए होंगे ना, जो बीपीएससी TRE 4.0 है, तो उसमें पूछा गया है कि 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया है? जॉन के ने किया है। किसने? जॉन के ने किया है। ठीक है, इसको नोट करिएगा।
और इससे क्या हुआ कि परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो आविष्कार एनसीईआरटी और जो बीपीएससी की बुक है या सीईआरटी उसमें भी है। रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़ों की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारा कपड़ा बहुत ही कम कीमत पे और बहुत ही जल्दी तैयार हम इससे कर सकते थे। तो इस स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जॉन के ने और वास्प इंजन रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट है, बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे। बुनकर कौन होते थे? आमतौर पर बुनाई का ही काम करने वाले लोग होते थे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। मतलब कि पिता आपके बेटे, फिर आपके नाती पोते, सब ये एक ही तरीके से कला को सीखते थे, बचपन से ही इसको देखते थे और इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया है, तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध है। तो बुनकरी के लिए प्रसिद्ध कौन कौन से लोग हैं? बंगाल के तांती हो जाएंगे, बुनकरी के लिए प्रसिद्ध है बंगाल के तांती। उत्तर भारत के जुलहे हो जाएंगे जो मुस्लिम होते हैं, और मोमिन हो जाएंगे। ठीक है, जुलहे और मोमिन। दक्षिण भारत में शाले व कैकोलार और देवांग, दक्षिण भारत में साले, कैकोलार और देवांग, ये बुनकरी के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला पॉइंट है, ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े थे। तो ब्रिटेन में जो सूती कपड़ा उद्योग का विकास था उससे भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह से असर पड़ा। पहला क्या था कि अब भारतीय कपड़ों के यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। अब इससे पहले क्या होता था कि भारत के जो कपड़े थे उसको किसी चीज़ से प्रतिस्पर्धा किसी भी कपड़ों से नहीं करनी पड़ती थी, किसी से लड़ाई नहीं थी। लेकिन अब इन्हें ब्रिटिश उद्योग में जो ब्रिटेन के कपड़े थे, कपड़ा उत्पादकों से लड़ाई करनी पड़ती थी, यानी कि इसमें क्या होता था, एक तरीके से प्रतिस्पर्धा थी। दूसरा क्या था कि भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कैलिको नियम लगा दिया था और भारी सीमा शुल्क थोप दिया था। इसलिए जो भारतीय कपड़ा उद्योग था वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरने लगा था। ये दो कारण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, औरांग, फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता है। फारसी भाषा में गोदाम को क्या कहा जाता है? औरांग कहा जाता है। वहीं बिक्री से पहले चीज़ों को जमा किया जाता है। अब क्या किया जाता है वो भी जानते हैं आप, वर्कशॉप भी इसे ही कहा जाता है ना। गोदाम आप सभी जानते हैं किसे कहते हैं, कि जहाँ चीज़ों को जमा किया जाता है कुछ काम करने से पहले। आगे देखते हैं, आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर के बारे में आपने सुना होगा ना, और दक्षिण भारत में मदुरै का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के लिए नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वो आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहनने लगे। तो एक समय ऐसा भी आ गया था कि जो भारत देश के लोग थे वे भी भारत में बने हुए जो हाथ से बने हुए कपड़े थे उनको नहीं पहनते थे। उसका वैलिड रीज़न भी था। उसका वैलिड रीज़न ये था क्योंकि वो बहुत अच्छे कपड़े, क्वालिटीदार कपड़े होते थे और हाथ से बनाया जाता था, मेहनत ज़्यादा लगती थी, इसलिए उनका पैसा ज़्यादा होता था। अब जो ब्रिटेन के कपड़े होते थे वो मशीन से बनते थे, इसलिए उनकी कीमत कम होती थी, इसलिए लोग उन्हें ही पहनना ज़्यादा प्रेफर करते थे। लेकिन जब बहिष्कार आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी ने ये आह्वान किया था कि आप सूत से बने हुए कपड़े, हाथ से बुने हुए कपड़े पहने, और खादी राष्ट्रवाद की प्रतीक बन गई। खादी क्या हुआ? राष्ट्रवाद के प्रतीक बन गया। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई थी। तो शुरुआत में प्रश्न बनता है कि शुरुआत में जो तिरंगा था, तिरंगा के बीच में चक्र नहीं था, तो क्या था? तिरंगा के बीच में चक्र नहीं था, क्या था उसमें? चरखा था। उसमें क्या था? चरखा था। और ये कब लाया गया? 1931 में लाया गया। ठीक है, 1931 में चरखा लाया गया था। भारत की पहली सूती मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। भारत की पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। ठीक है। प्रगलन क्या होता है? प्रगलन क्या होता है? उच्च तापमान पे गलाना। प्रगलन क्या होता है? गलन शब्द आप देख रहे हैं ना, उच्च तापमान में गलाना। चट्टान को या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करते हैं और धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया, जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके। मतलब कि एक पिघलाने, इसमें आप जान सकते हैं एक बहुत उच्च तापमान पे। ठीक है। अगला पॉइंट है, टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर, मतलब कि जो तलवार पकड़ने की जगह होती है, उस पर कुरान में लिखा था कि जिनमें युद्ध में फतह का संदेश दिए गए थे। कुछ ऐसी चीज़ें उनमें कुरान की आयतें भी लिखी हुई थी। ठीक है, कुरान की आयतें टीपू सुल्तान की तलवार में लिखी थी। अब अहमदाबाद में अब देश का पहला कारखाना तो आपको पता चल गया 1854 में बना।
ना बम्बई में। अहमदाबाद का पहला कारखाना, क्योंकि अहमदाबाद एक बहुत बड़ा कपड़ा केंद्र अभी भी माना जाता है, तो ये 1861 में अहमदाबाद में पहला कारखाना खुला। और 1862 में यूपी में, उस समय क्या कहा जाता था उसे, संयुक्त प्रांत, आज जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, 1862 में कानपुर में कारखाना खुला। कानपुर भी क्या होता है, कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, चमड़ा उद्योग के लिए भी फेमस है। अहमदाबाद तो विशेष तौर पे कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, खास करके सूती वस्त्र उद्योग। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों में रखी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर देती थी। अब सोचिए, लोहे को भी ये चीर देती थी। और यह ऐसा क्यों था? ये कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था। ये कैसे पैदा हुआ था? तो वुड्स नामक एक खास स्टील होती है जिसमें कार्बन ज़्यादा होता है, जो क्या करता है, लोहे को भी आसानी से चीर सकता है। और यह उस समय पूरे दक्षिण भारत में ही बनाया जाता था और कहीं नहीं बनाया जाता था। ठीक है। इस वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के अणुओं के कारण होती थी। ठीक है। वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ रूप है। यानी कि ऐसी तलवारें जो स्टेनलेस स्टील शब्द आप आज सुनते हैं ना, कि लोहे में स्टील को मिला देना, स्टील प्लस आयरन, लोहे में स्टील प्लस कार्बन के कुछ अवशेष, उसमें कार्बन के कुछ गुण हो जाएं, तो वही तलवार उसमें होती थी, जिसके अन्य नाम है वुड्स। स्टील शब्द का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है, जो कन्नड़ शब्द उक्कू से बना है, तमिल शब्द हुक्कू से, और तेलुगु शब्द और तमिल या मलयालम शब्द उरुक्कू से बना है। ठीक है। भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिक को काफ़ी आकर्षित किया। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे, तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है इसमें, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म की खोज किसने की? माइकल फैराडे ने। इन्होंने भी भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं में 4 साल तक अध्ययन किया था कि ऐसा क्यों है, इतनी खास चीज़ें इसमें। ठीक है। परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। पता नहीं क्यों लुप्त हुई, लेकिन ये जो खास तलवारें बनती थी, ये खास चीज़ें जो बनती थी, वो अब बंद हो चुकी थी। अगला पॉइंट है, मध्य भारत का एक गांव जहां लौह प्रगलकों को अगरिया समुदाय रहता था। अगरिया समुदाय लोहे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। ये इतने माहिर थे कि कहाँ लोहा मिलेगा ये भी बता देते थे ज़मीन के अंदर। 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाकों में पूरी तरह तबाह हुए हो चुके थे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ इस चैप्टर को भी हम आज समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।